कैसे हैं सभी दगड़ियों। आज मैं आपसे जो बात करने आया हूँ वो रोज़गार के सवाल पर आया हूँ कि अभी जो बातचीतें चल रही हैं देश के अंदर भी राजनीतिक तरीके से भी, मतलब विपक्ष की ओर से जो बड़ी बातें की जा रही हैं वो रोज़गार को लेकर की जा रही हैं। जहाँ तक सरकारों का सवाल है तो जो सत्ताधारी दल है उसने ना तो अपने घोषणा पत्र में रोज़गार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कोई बात कही है और ना ही उनके नेताओं ने भाषणों में आकर इस विषय पर कुछ बोला है। उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो सवाल हैं वो अपनी जगह खड़े हैं, मुंह बाए खड़े हैं। रोज़गार को लेकर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एक जवाब दिया जाता है कि कोई भी सरकार हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। निश्चित रूप से कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, और फिर सरकारी नौकरियां होती भी कितनी हैं। रोजगार को लेकर मेरा जो मानना रहा है, हमेशा मैं घाघ की एक कविता है उसकी पंक्ति को हमेशा गुनगुनाता हूँ, कहता भी हूँ कि रोजगार का मुख्य साधन यही है। पंक्ति है, उत्तम खेती मध्यम बान, निखित चाकरी भीख निदान। भीख को निदान माना गया है, लेकिन आज की तारीख में चंदा प्रथम हो गया है और उत्तम खेती जो है वो शायद एक निदान की अवस्था में लाकर ढकेल दिया गया है। जब हम खेती को रोजगार के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो हम बंजर या बेनाब भूमि को आबाद करने की बात नहीं करते हैं। हमारा तो सीधा सीधा मानना है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके कब्जे में, उसके हिस्से में, उसके स्वामित्व में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग है, ये बात सरकार आपको नहीं बताती है। राज्य आंदोलन के दौरान जो हम लोगों ने इधर उधर से आंकड़े बीने और बटोरे थे, उससे स्पष्ट हुआ था कि आम आदमी के हिस्से में कुल भूमि का 6 या 7% ही है। और उस 6 और 7% की जो स्वामित्व है उसको अगर हम व्यक्तियों के में डिवाइड करते हैं तो मालूम पड़ेगा कि 2 नाली, 2.5 नाली, 3 नाली जमीन का स्वामित्व पटवारी के खाता खतौनी खसरों में हमारे पास मिलेगा। और जब लंबे समय से अगर भूमि का बंदोबस्त सरकार नहीं कर रही है तो शायद ऐसे ही आंकड़ों को छुपाने के लिए और चुराने के लिए, वो चोर नियत होती है ना सरकारों की, तो वो इसीलिए बंदोबस्त नहीं कर रही ताकि दुनिया के सामने असल सच ना जाए। अभी हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि हम जाति के हिसाब से गणना की बात करेंगे, जाति के हिसाब से, तो हमने मांग उठाई थी, कांग्रेस के मित्रों से कहा था कि अगर आप वास्तव में गणना करना चाहते हैं तो भूमि के स्वामित्व के हिसाब से भी गणना कर लो। और भूमि के स्वामित्व के हिसाब से गणना करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, भूमि का बंदोबस्त करना है। और भूमि का जिस दिन बंदोबस्त हो जाएगा और 3 तस्वीर साफ हो जाएगी। खैर मित्रों, रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन होता है वो होती है कृषि। आप कुछ मत कीजिए, प्रति परिवार 100 नाली जमीन का एक एरिया बना दीजिए। एक लाइन हो कि उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग में प्रति परिवार 100 नाली जमीन का स्वामित्व उसके पास होगा, सरकार उसको कैसे भी देगी। निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए आपको गांवों की संख्या बढ़ानी होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जाएंगे या आप 1815 में उत्तराखंड को लेंगे तो गोरखों के परास्त होने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आती तो एक सिघौली संधि भी सामने आई थी, जिसको याद नहीं किया जाता, जो कहीं पढ़ने को भी अब नहीं मिलती है। पुराने दस्तावेजों में होगी लेकिन नहीं मिलती है। सिघौली संधि के बाद जो अवस्थाएं पहाड़ में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी जिन अवस्थाओं को लेके आई, उसमें उन्होंने पहला काम आम नागरिक को भूमि से दूर करने का किया। नाप भूमि, बेनाप भूमि, केवल ये भूमि बंदोबस्तों से ही हो सकता था। भूमि बंदोबस्त सिर्फ इसलिए कराए गए कि कितनी नाप भूमि है, नाप का मतलब आम आदमी के नाम पर,
यानी गोपाल सिंह, गोपाल दत्त, गोपाल राम के नाम पर, जिसमें वो जोत चलाता है, कृषि करता है, या उसने घास के इजर मांगे बना रखे, वो कितनी है और शेष भूमि कितनी है। और वही नाप के बाद जो शेष भूमि थी वो सरकार के कब्जे में डाल दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। और उसी भूमि को जुगाड़ करने के लिए, उसी भूमि पर सरकार के कब्जे को बहुत महत्वपूर्ण मजबूत करने के लिए वन अधिनियम 1868, जो बाद में यही, जिसकी साइक्लो कॉपी आपको वन अधिनियम 1927 के रूप में मिलती है। 1868 और 27 के बीच में बने तमाम भूमि के कानून, मालगुलजारी के कानून, आदि 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 आदि, इन सबको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो एक ही चीज़ दिखती है कि आम नागरिक जो पहाड़ का था, जिसका प्रमुख रोजगार कृषि था और पशुपालन था, वो उससे छीनना था। और छीनने का एक ही तरीका था, उसको सीमित भूमि में सिकोड़ दिया जाए। हमारी सचल पशुपालन व्यवस्था आपने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दी। मित्रों, वास्तव में अगर हम चिंतित हैं और वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को गांव के अंदर ही खत्म कर दिया जाए, तो 1868 में आपने एक खेल खेला था, वो गांव के विस्तार को रोकने का खेल खेला था। 1868 में अगर किसी गांव की आबादी 15 या 20 थी, तो वह वाली आबादी आज की तारीख में 700, 800, 1000, 1500 हो गई है। लेकिन वो 15 या 20 आबादी का जो भूभाग था, जो 15-20 लोग परिवार जिस भूभाग में चारा पत्ती पैदा करते थे, घास के मांगे बनाते थे, और जिस भूमि में वो धान गेहूं की फसल के साथ मसूर, मडुआ, मानिर, झुंगर आदि आदि बोते थे, वो जमीन, वो 1000, 1500 जो आबादी बढ़ गई उसमें बढ़ गई है। तो निश्चित रूप से हम लोग 1.5 या 2 नाली के मालिक बन गए। यानी 1868 में जो आपने एक सातराना खेल खेला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि यहाँ के लोगों इनको खाली करा दिया जाए, पहाड़ अगर खाली हो जाएगा तो फिर एक कॉरपोरेट घराने के लिए ये बहुत बड़ा एक टापू होगा, जहाँ वो दुनिया भर के लोगों को पर्यटन करवाएगा, यहाँ के खनिजों को धोएगा, दोहन करेगा। उसमें आप लोग कामयाब हो गए हैं। अब जो छोटी छोटी 2-2, 2.5 नाली की ज़मीन बच्चों, उसमें आप देख रहे होंगे कि उस ज़मीन पर भी बागेश्वर में आइए, आपको खड़िया कुत्ती मिलेगी। सारी की सारी खड़िया नाप जमीन में खुद रही है, बेनाप जमीन में, वन पंचायत में नहीं, वन विभाग में नहीं, सरकारी कब्जे की भूमि में नहीं। या हम सब जानते हैं कि जिस जमीन में खड़िया खुद, और खड़िया की लीजें भी 50-50 साल के लिए दी गई हैं। और जो भीमकाय मशीनों से जो खड़िया खुद रही है, उसके बाद जो 50 साल की लीज है उसका महत्व खत्म हो जाएगा। 10-12 साल में खड़िया यहाँ से खत्म हो जाएगी और खड़िया की जो कंपनी है वो गांव छोड़ के चली जाएगी। और एक उजड़ा हुआ भूभाग, जिसको उपजाऊ बनाने के लिए कम से कम 100 साल लगेंगे, वो हमारे हिस्से बचेगा पटवारी के खाता खतौनी में, और वो भी होगा 1.5 नाली 2 नाली का। तो इससे ज़्यादा जो भयावह स्थिति है वो ये है कि विकास हो रहा है, सड़क आ रही है, पेयजल लाइन बिछ रही है। अब आप देखेंगे कि विकास के नाम पर भी यदि एक सड़क कोई बन जाती है तो पुनरीक्षण के नाम पर कि साहब पौधरोपण करना पड़ेगा। वो जब वन विभाग को, भले ही उसमें नाप जमीन कटी हो, बिना सरकार की वन विभाग की जमीन ना कटी हो, उसको भूमि देने की एक व्यवस्था कर दी गई है। और बागेश्वर में जो राज्य सरकार के हिस्से की भूमियाँ थीं, जो जनता को मिलनी चाहिए थी, वो वन विभाग को सौंप दी गई है कि साहब लीजिए, हमने सड़क बनाई थी और आप इसमें पुनरीक्षण, पुनरुत्पादन वनों का कर दीजिए। और तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है, हमने RTI लगाई है, कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए जो लैंड बैंक बनाया गया था, भूमि बैंक बनाया गया था, वो जमीन भी वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है कि साहब हमने रोड काटी थी, इसलिए कानून है सरकार का। तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए हैं जो उन सारी ज़मीनों को ख़त्म कर रहा है, जो ज़मीन किसी न किसी रूप में आम आदमी के करीब थी। आपने देखा होगा राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 5-1 हज़ार वन पंचायत हुआ करती थी, और फिर तौलिया साहब ने एक आदेश दिया, और आदेश ये दिया कि साहब बिना भूमि जितनी है उसको वन पंचायत बना देंगे। और वो 12-13 हज़ार वन पंचायतें हो गई हैं। और भले ही वो जो बनाई थी आपने बेना भूमि में वन पंचायत, वो ज़मीन में नहीं है, लेकिन आपने उस बेना भूमि को जो किसी भी रूप में
जनता के कब्जे में थी और वो कब्जा बंदोबस्त का इंतजार कर रहा था कि बंदोबस्त हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपने उस भूमि को छीन के वन विभाग को सौंप दिया वन पंचायत के नाम पर, और पुनरुत्पाद के नाम पर आप जो ज़मीनें हैं वो वन विभाग को सौंप ही रहे हैं। कुछ ज़मीनों में कहीं अगर खड़िया इत्यादि है तो वो आप जनता से छीन ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रहे हैं। एक सड़क जब बनाते हैं तो उसके 15 मीटर दाएं 15 मीटर बाएं वैसे ही सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। यानी आम नागरिक को जमीन से विमुख कर देने का जो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, वही असल वजह है उत्तराखंड में बेतहाशा बेरोजगारी की। अब आप कहते हैं पकौड़े की दुकान खोल दीजिए साहब, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में बनने वाले फ्रिज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनका सहारा ले दीजिए, कितने लोग लेंगे। ठीक जैसे हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, वैसे ही कॉरपोरेट की चीज़ों के बिक्री के लिए बिसाते की दुकान, पान की दुकान, चाय की दुकान या ऑटोमोबाइल सेक्टर का खेल, जीप डालना, कार डालना, वो भी सबको नहीं दिया जा सकता। उसको भी एक सीमित दर्जे में आप दे सकते हैं, और ये भी स्थायी नहीं है। आप एक कार लेते हैं, 5 साल के बाद फिर उस कार की कीमत खत्म हो जाती है, आपको नई कार चाहिए, वो स्थायी नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप इसको नहीं कहेंगे। आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, स्थायी रोजगार का, उत्तम खेती, मध्यम बांध, लिखित चाकरी, भीख निदान। और ये बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 40 सीटें आप विधानसभा की अपने जनता अपने कब्जे में कर ले। 70 की विधानसभा है, 40 सबसे कब्जे में कर लो, सरकार आपकी बन जाती है। और जब सरकार आपकी बनेगी तो आप ये सब फैसले ले सकते हैं। जनता इस फैसले को, सरकार में आकर जनता इस फैसले को ले सकती है कि जो लंबी चौड़ी जमीनें दिख रही हैं जिसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, जो सरकार ने बहुत चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू कर गई थी, जिसको हमारी दूर तो सरकारें, दिल्ली से लेकर लखनऊ, देहरादून तक की सरकारें आगे बढ़ाती रहीं कि जंगल के नाम पर चीड़ का एक बड़ा खेत पहाड़ में स्थापित करने का, उसकी जरूरत क्या है? उस चीड़ के खेत की जगह अखरोट का खेत क्यों नहीं है? उस चीड़ के खेत की जगह पांगर का खेत क्यों नहीं है? उस चीड़ के खेत की जगह नींबू का खेत क्यों नहीं है? सेब का खेत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉरपोरेट को इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, बहुत कठिन नहीं है फिर से उस लाइन पर लौटने के लिए। उत्तम खेती, एक परिवार, सोनाली ज़मीन। शर्त आप लगा दीजिए कि साहब इस सोनाली ज़मीन में कम से कम नहीं तो 40 नाली ज़मीन पर आप खेती करेंगे, शेष 60 नाली ज़मीन में आप अपने चारागाह बनाएंगे, अपने पेड़ लगाएंगे, जंगल के पेड़ भी लगाएंगे, बांज, फलियाट आदि 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 आदि। निश्चित रूप से जो लोग हमारे आज़ादपुर मंडी में पल्लेदारी का काम कर रहे हैं, होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पहाड़ी सपूत है सीमा सबूत है, क्या पहाड़ी सपूत है सीमा पर खड़ा, गांव में तो देखो उसका झोंपड़ा पड़ा, पुरानी पंक्ति है शर्मा साहब की। तो इस सब से निजात का एक तरीका है कि गांव की संख्या बढ़े, एक व्यक्ति कम से कम, एक परिवार के पास कम से कम सोनाली ज़मीन हो, और ये काम सरकार को करना है। हम इसीलिए सरकार को चुने। यदि हम आने वाले समय में 2 साल बाद इसी लाइन पर विधानसभा का चुनाव करते हैं, और एक बार अगर भाजपा कांग्रेस 2 पार्टियां इनको लग जाए कि साहब जनता तो वोट अब इस लाइन पर दे रही है, ये कान पकड़ के ये नेता, यही नेता भाजपा कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये कान पकड़ के जनता के सामने उठक बैठक लगाएंगे और कहेंगे हम देने को तैयार हैं, सिर्फ विधानसभा इनसे छीन कर जनता अपने कब्जे में ले ले। फिर मिलता हूँ तो घड़ियों।